Hello dear students, today I will be speaking about the resistance. We will speak about the change in resistance if the length and diameter is changing and the volume of the wire is constant. And similarly we will speak about the resistance if the length and the diameter and the radius are changing and the volume is not constant. ऐसे MCQs आपको मिलते हैं जहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो आपके पास रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। सबसे पहले ज़रा डिस्कस करते हैं बेटा कि ये व्हाट इज़ रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो वो फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस डिपेंड करती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी जितने आपके पास किसी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, उतना उस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, चार्जेस जो हैं वो हार्डली फ्लो करेंगे जितना आपके पास लेंथ ज़्यादा होता जाएगा। एंड द सेकंड रिलेशन इज़ दैट विद द cross sectional area of conductor. So if you have a conductor and let's say this conductor have length L, तो इस लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो कि बराबर है पाई आर स्क्वायर के, उसके साथ बेटा इसका रिलेशन क्या है, दैट इज द इनवर्स रिलेशन। तो आई कैन आल्सो राइट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक हुआ बेटा। ये दोनों रिलेशंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करें, यू विल हैव आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ अगर आपके पास दो वायर्स हों और दोनों वायर की लेंथ और एरिया सेम हो, लेट्स से आपके पास कोई वायर हैं और वो वायर इसकी लेंथ आपके पास 2 मीटर हैं और इसकी एरिया लेट सपोज आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है। लेट से यू हैव अनदर वायर अनदर कंडक्टर और उस कंडक्टर की लेंथ भी 2 मीटर है और उसकी एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए बेटा अगर दोनों वायर्स की नेचर सेम हो, सेम मटेरियल से बना हो तो ठीक है, रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा क्योंकि एल और ए सेम है। लेकिन लेट से ये कॉपर से बना है, लेट से ये एल्यूमिनियम से बना है, तो नाउ द नेचर ऑफ द मटेरियल इज different though the length and the area is same, but the nature of the material is different. This material is made up of copper, this material is made up of aluminium. तो इस फार्मूले में हम एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, वेयर दिस रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, and this thing is independent of length area and only depends on temperature। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इस पे बात नहीं करना, हमने बात करनी है रेजिस्टेंस की, उसके लेंथ और एरिया के साथ क्या होगा। ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, जो भी लेंथ हो, लेंथ आप जितना भी इंक्रीज करें जितना भी डिक्रीज करें, कॉपर वायर को आप जितना भी खींचें जितना भी उसके लेंथ इंक्रीज करें वो तो कॉपर ही रहेगा ना, तो उसकी नेचर चेंज नहीं होगी। रो की वैल्यू जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो आपको नेचर ऑफ मटेरियल शो करेगा, वो सेम रहेंगी। इस तरह आप एरिया, रेडियस, डायमीटर जितने भी चेंज करें, नेचर पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेचर पे अगर फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलो बात करते हैं आर का एल के साथ। तो सबसे पहले किसी भी वायर का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, आपके पास जितने भी वायर्स होते हैं वो आपके पास ऐसे सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, और सर्कुलर शेप की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, और इस वायर की जो लेंथ है दैट इज एल। तो बेटा इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, तो दैट वॉल्यूम इज वी इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाई इट्स हाइट यानी मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ। दिस इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को उसके लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मींस कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू एल, और जब आप किसी इक्वेशन से कांस्टेंट को हटाते हैं तो वो रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे ए और एल प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेंथ चेंज हो रही है तो आपके पास लेंथ के साथ साथ एरिया भी चेंज होनी चाहिए।
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ए और एल की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे होगा, अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो एरिया डिक्रीज होंगी, इस तरह अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो एरिया इंक्रीज होंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। एंड इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं द लेंथ मस्ट हैव द इनवर्स रिलेशन विद द एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूं एफ लेंथ is increased 2 times by stretching a wire। देखिए बेटा, जब वायर को स्ट्रेच किया गया तो इसका मतलब सेम वायर को स्ट्रेच करके लेंथ इंक्रीज की गई, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा ना, वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर रहे। तो अगर आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे और आपसे कहा जाए कि लेंथ इज इंक्रीज 2 टाइम्स, यानी लेंथ को डबल किया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। एंड यू नो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर लेंथ को डबल किया जाए और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर लेट्स से एल को 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया तो ए डैश क्या फर्क आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2l, बिकॉज एल डैश इज इक्वल टू अब 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया, तो ए डैश is directly proportional to 1 over 2l, so that is 1 over l तो आपके पास बराबर है एरिया के, तो 1 over l आपके पास बराबर है, तो ये आएगा एरिया डिवाइड बाय 2 के। सो जनरली मैं लिख सकता हूँ अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया हाफ होगा, लेंथ ट्रिपल हो रही है तो एरिया a/3 होगी, लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज करें तो a/4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर l डैश इज इक्वल टू n टाइम्स l है, n इज शोइंग द इंक्रीज ओवर हेयर, तो एरिया आपके पास क्या होगा, वो a/2 होगा। ठीक बेटा, ये तब अगर आपके पास उस वायर की वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, उसको स्ट्रेच किया जाए, उसको एलोंगेट किया जाए, तो फिर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कहा जाए और उसमें स्ट्रेचिंग की, या आपको एमसीक्यूज में कोई क्लू ही नहीं गिवन कि ये आपके पास जो लेंथ इंक्रीज हुआ कैसे इंक्रीज हुआ, यानी डायरेक्ट लिया है एफ लेंथ इज डबल्ड, अगर ऐसे लिखा हो एफ लेंथ इज डबल्ड, ठीक हुआ। तो यहां पे और ये नहीं किया गया कि ये लेंथ बाय स्ट्रेचिंग डबल हुई या आपके पास कोई और प्रोसेस हुआ, हीट दिया गया, और डायरेक्ट लिखा हो एफ लेंथ इज डबल्ड और आपको कोई भी क्लू नहीं गिवन, तो फिर आप एरिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एरिया वही रहेगी, सिर्फ लेंथ आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो बेटा आपके पास फिर क्या होगा, लेंथ डबल हुआ तो आपके पास डायरेक्ट आप लेंगे L इज इक्वल टू 2L, और एरिया में आपने कोई भी चेंज नहीं लानी, वही ए डैश इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेंथ के साथ एरिया में चेंज आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपके पास डायरेक्ट वो जो क्वांटिटी गिवन है लेंथ का, लेंथ के साथ रिलेशन देख लें, एरिया को कुछ भी ना कहें। इस पे एमसीक्यूज करते हैं बेटा, ये इसे स्क्रीनशॉट ले, इसको समझे। अब मैं आपके सामने 2 एमसीक्यूज लिख रहा हूँ और आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगी। नोट डाउन शाबाश। लेट्स से कोई एमसीक्यू आया और उसमें लिखा है कि लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। वो क्या होगा, क्या वो 4R होगा, क्या वो R/2 हो जाएगा, क्या वो 6R हो जाएगा, क्या वो 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पे क्लू गिवन है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो अगर लेंथ को डबल किया गया एफ एल डैश इज इक्वल टू 2L और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो अभी मैंने आपको समझाया एरिया हाफ हो जाएंगी a/2। व्हाई? बिकॉज देयर इज द इनवर्स रिलेशन ऑफ लेंथ विद द एरिया।
ठीक हुआ। तो अब एमसीक्यू को देखें, लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, और उस वायर का रेजिस्टेंस आर था, तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा। अब फार्मूले क्या है बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो आर डैश इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम वायर है, उसको स्ट्रेच किया गया है, लेंथ क्या हुआ, डबल हुआ, तो रो और यहाँ पे आएगा 2L डिवाइडेड बाई एरिया क्या हुई, A डिवाइडेड बाई 2 हुआ। तो R डैश कम्स आउट टू बी, ये ऊपर आएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रो L डिवाइड बाई A। इससे क्या आएगा बेटा, R डैश इज इक्वल टू 4 रो L बाई A, एंड रो L बाई A वॉज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले था, तो R डैश इज इक्वल टू 4R, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी 4R। ठीक हुआ बेटा। लेट से आपके पास किसी वायर की रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओहम है, और उस वायर को स्ट्रेच किया गया वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, तो वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 वो 8 ओहम हो जाएगा। किसी वायर की रेजिस्टेंस 4 ओहम है, उसको स्ट्रेच किया गया और उसकी लेंथ को लेट से 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया, तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज होगी। तो बेटा जनरल फार्मूला याद रखें, एंड दैट जनरल फार्मूला इज R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू R, वेयर n स्क्वायर शोज के कितना आपके पास वो इंक्रीज आया, और अगर उस वायर को कंप्रेस किया जाए, उसकी लेंथ को डिक्रीज किया गया हो, तो फिर n स्क्वायर इसके नीचे आएगा। तो R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। लेट से आपके पास कोई वायर है और उसको इतना स्ट्रेच किया गया कि उसकी लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज हुई, तो n इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक हुआ, समझ आई। यहाँ पे फिर आप 3 पुट करेंगे, 2 टाइम्स के लिए 4 था, तो 3 टाइम्स के लिए 3 आर 9 एंड 3 आर 27 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर है, फिर 9 टाइम्स R आ जाएगा। अगर आपके पास किसी वायर को इतना स्ट्रेच किया जाए कि वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 9R आ जाएगा। किसी वायर को इतना इंक्रीज किया गया, इतना स्ट्रेच किया गया वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के कि वो 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ पे चला गया, तो यहाँ पे आएगा 16R। क्लियर। अब इसी एमसीक्यूज में अगर लिखा हो एफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। अगर लेंथ ऑफ द वायर को डबल किया गया, अब ऐसे एमसीक्यूज में कोई भी क्लू नहीं गिवन वेदर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट, ये लेंथ कैसे डबल हुआ, स्ट्रेचिंग के जरिए हुआ या उसी वायर के जितना दूसरा वायर उसके साथ रखा गया, वी डोंट हैव एनी क्लू। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम कहेंगे कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहाँ पे लेंथ क्या हुआ, L डैश इज इक्वल टू 2L हुआ, तो R डैश इज इक्वल टू 2 रो L डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। अब मैं ए को कुछ भी नहीं कह रहा क्योंकि आई डोंट नो वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक हुआ, तो R डैश इज इक्वल टू n टाइम्स R होगा एफ द वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। अगर आपके पास जितना वायर है उतना जितना उसके साथ और वायर रखा गया तो लेंथ डबल होगा, तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। आपके पास जितना वायर है उसके साथ उतना जितना 3 टाइम्स मोर रखा गया, लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया, वायर के रेडियस को, डायमीटर को कुछ भी नहीं कहा गया, उसकी एरिया चेंज नहीं हो रही, तो फिर R डैश इज इक्वल टू 3R होगा। R डैश इज इक्वल टू 4R भी हो सकता है अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये नोट कर ले। अब जरा रेडियस पे बात करते हैं। ओके, तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रो L पाई R स्क्वायर। R का रिलेशन है इनवर्स विद द R स्क्वायर, एंड इफ लेट्स से द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब आपके पास जो लेंथ होगा उसका इनवर्स रिलेशन होगा एरिया के साथ, यानी L का इनवर्स रिलेशन होगा 1 पाई R स्क्वायर। तो पाई और ये सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो L का इनवर्स रिलेशन है R स्क्वायर के साथ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो लेंथ भी चेंज होगा इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर इफ देयर इज नो क्लू इन द एमसीक्यूज के वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं,
तो फिर आप लेंथ का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, आर का आर के साथ इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट वही चीज़ फिर पुट कर लें। जैसा कि लेट्स सपोज आपसे कहें एफ वायर इज स्ट्रेच्ड, किसी वायर को स्ट्रेच किया गया एंड इट्स रेजिस्टेंस एंड इट्स रेडियस इज हाफ। वायर को स्ट्रेच किया गया और उसकी रेडियस हाफ हुई। तो अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब रेडियस हाफ हुआ तो r डैश इज इक्वल टू r बाई 2। तो इसका मतलब L इज, यहाँ पे r बाई 2 पुट करें तो r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आएगा। तो L इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 ओवर r स्क्वायर, एंड 1 ओवर r स्क्वायर तो आपके पास जो पहले से लेंथ थी वही गिवन थी, जो ओरिजिनल लेंथ थी पहले से। तो स्ट्रेचिंग के बाद किधर गया, 4L पे चला गया। ठीक हुआ बेटा। रेडियस हाफ होने से लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। समझ आई? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है तो लेंथ इंक्रीज होने से रेडियस कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेडियस हाफ हुआ तो लेंथ 4 टाइम्स पे चला गया। तो लेट्स से कि आपके पास अगर एमसीक्यू आ जाए जिसमें लिखा हो एफ वायर हैज resistance R, it is stretched such that its radius is half. न्यू रेजिस्टेंस पर क्या हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस मीन्स कि उस वायर को स्ट्रेच होने के बाद क्या होगा। तो आपने पढ़ लिया, फार्मूले लिख लें। R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। और यहाँ पे आप जल्दी से लिखेंगे कि अगर R डैश इज इक्वल टू R बाई 2 है तो L इज इक्वल टू क्या होगा, 4L होगा। ठीक है, यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर आया, यानी एफ आर डैश इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N। तो L डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर L। R बाई 3 हो तो 9 टाइम्स लेंथ इंक्रीज होगा। अगर रेडियस को क्वाड्रिपल्ड किया जाए, उसकी 1/4 हिस्सा किया जाए तो R बाई 4 होगा। इतना वायर को स्ट्रेच किया गया कि उसकी रेडियस 4 टाइम्स डिक्रीज हुई तो R बाई 4 होगा। तो यहाँ पे 16 टाइम्स लेंथ इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज स्ट्रेच्ड, सेम वायर को स्ट्रेच किया गया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैंने R डैश फाइंड करना है जब रेडियस हाफ हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रो L 4 टाइम्स हुआ और यहाँ पे एरिया पाई R स्क्वायर था, यहाँ पे पाई R स्क्वायर लिखे तो पाई और R स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर बाई 4 बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो R बाई 2, इसका स्क्वायर है तो R स्क्वायर बाई 4। तो R डैश इज इक्वल टू 4 ऊपर आएगा, ये बन जाएगा 16। ठीक है, एंड दैट इज रो L डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर। और आपके पास ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले गिवन था स्ट्रेचिंग से पहले, तो 16 टाइम्स R आया, 16 टाइम्स R। लेट से एमसीक्यूज में आ जाए कि आपके पास कोई वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम है, उसको इतना स्ट्रेच किया गया कि उसकी रेडियस हाफ हो गई, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो स्ट्रेच होने में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो R डैश विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स R। तो पहले अगर 2 ओम था तो अब 32 ओम हो जाएगा अगर रेडियस हाफ हुई। ठीक बेटा। अब ज़रा इसी एमसीक्यू में अगर लेट से आपके पास ऐसे आ जाए एफ वायर रेडियस इज हाफ, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा हाफ होने के बाद? अब इस एमसीक्यू में कोई भी क्लू नहीं है, यू डोंट नो कि स्ट्रेचिंग हुई है, क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, किस तरीके से आपके पास ये हुआ है रेडियस हाफ, कोई भी क्लू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर। और यहाँ पे अब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू R बाई 2। तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 4।
तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर बाई 4। तो R डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऊपर आएगा तो 4 रो L डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर, तो R डैश इज इक्वल टू 4R आ जाएगा। समझ आई? तो अगर आपके पास वॉल्यूम की कोई बात नहीं की गई, आपको पता नहीं है कि कांस्टेंट है कि नहीं, तो बस डायरेक्ट सिर्फ उसी एक क्वांटिटी के साथ रिलेशन देके बाकी चीज़ों में चेंज ना करें। आई होप कि आप लोगों के MCQs की समझ आ गई। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में और भी MCQs डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।